A very good morning to all the students. My name is Professor Ankit and you are watching Get It Done Education Consultant. Assignment help by Professor Ankit. तो इस चैनल के अंदर हम जैसे कर रहे थे बीपीपी यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम और प्रोग्राम का नेम है एमएससी मैनेजमेंट। तो एमएससी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जो फर्स्ट टर्म के अंदर 3 मेन कोर्सेज होते हैं, उनमें से हमने एक चूज़ कर लिया और जो कोर्स का नाम है वो है लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन। इस कोर्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लीडिंग हाई परफॉर्मिंग टीम्स एंड बिल्ड नेटवर्क। तो ये सब्जेक्ट ये एग्जैक्टली सेम क्लास होगी आपकी जो आप बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अटेंड करेंगे, तो ये सेम आपको मैं इसमें करवाऊंगा। तो आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बिगिन द वीडियो। तो आप स्टार्टिंग में देखते हैं एजेंडा क्या है इस प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले आपको बताया जाएगा आज के लर्निंग आउटकम्स, उसके बाद प्रीवियस टॉपिक का रिकैप। तो ये हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हाई परफॉर्मिंग टीम्स, उसके बाद एक एक्टिविटी होगी जिसका नाम है द चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर। नेक्स्ट उसके बाद पीपल ओरिएंटेड लीडर्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद एक्टिविटी होगी एक, दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, गूगल प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर मैनेजर्स। उसके बाद रिव्यू ऑफ अप्लाई एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी उसको रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे ये अप्लाई होती है। एंड फाइनली रीकैप, क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन एंड एट लास्ट में नेक्स्ट। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। तो हम स्टार्टिंग में अपना टॉपिक उठाते हैं, जो मेन चीज़ थी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आउटकम्स। तो आउटकम्स की बात करेंगे तो जब आप ये प्रेजेंटेशन पूरी क्लास अटेंड कर लेंगे तो आपको क्या पता लगेगा। सबसे पहले आप एक्सप्लोर करेंगे हाउ कंपनीज कैन क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम्स, जो कि मेन कंसिडरेशन है इस प्रेजेंटेशन के लिए कि कैसे वो हाई परफॉर्मिंग टीम्स को क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट चैनल्स एंड लोकेशंस। तो अलग अलग चैनल्स लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये टीम्स को वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, एनालाइज हाउ कंपनीज कैन स्टीयर इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन। तो जो टीम बना ली है उसकी कोलैबोरेशन को कैसे वो चला सकते हैं ज़्यादा देर तक, कैसे वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। Thirdly, critically assess the importance of being a people oriented leader। तो जो people oriented leader होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ कंपनीज कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ लीडर, अगर किसी कंपनी को ज़रूरत है ऐसा कोई लीडर क्रिएट करने के लिए तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट हमारा आउटकम है, एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथिक कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बिल्डिंग ऑफ नेटवर्क्स। तो मेन जो चीज़ें, बिल्डिंग नेटवर्क कैसे काम करता है, क्या ज़रूरत होती है, क्यों चाहिए, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे वो काउंट करती है, और साथ में एम्पैथिक कम्युनिकेशन। बिकॉज अगर अच्छी टीम बनानी है, अगर अच्छे लीडर्स चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी सेटअप करेंगे जो कि सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे टीचर जो होंगे आपको वो रिकैप करवाएंगे प्रीवियस टॉपिक का। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई प्रीवियस टॉपिक नहीं है, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसलिए हम इस स्लाइड को स्किप करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई परफॉर्मिंग टीम्स। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आज की क्लास। हम यहाँ पे बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस टीम्स की। तो जो हाई परफॉर्मेंस टीम्स हैं उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टीम डेवलपमेंट फेजेस हैं। तो ये डिफाइन किए गए थे एक साइंटिस्ट द्वारा, ब्रूस टकमैन का है ये फेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, जो कि 1977 के अंदर आया था। अब ब्रूस टकमैन ने ऐसा क्या बताया, देखिए उसने ये बताया कि एक टीम है ना, जो उसका जो परफॉर्मेंस है वो समय समय पे कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन ऐसे जा रहा है, और इस सारी परफॉर्मेंस को उसने 3-4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। तो रफली हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 फेज हैं, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो जो 5 फेजेस हैं उनके नाम है, सबसे पहला आ गया हमारे पास फॉर्मिंग। तो यहाँ पे टीम फॉर्म की जाती है। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग, यहाँ पे टीम को थोड़ा सा एक्टिवेट किया जाता है, उसको अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है। नॉर्मिंग, तो जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्मलाइज करना है, तो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस, एंड लास्ट में एडजर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सभी फेजेस हैं उनको 2 कैटेगरीज के यहाँ पे पैरामीटर्स लेके हमने डिस्कस किया हुआ है। सो एक तो हो गए हमारे पास स्ट्रेटजीज, जो कि स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं इन सभी फेजेस को करने के लिए।
सेकेंड चीज हमारे पास है वो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे अब हम फर्स्ट केस करेंगे, जो फर्स्ट फेज है जिसका नाम है फॉर्मिंग फेज, तो उसमें क्या होता है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्मिंग के अंदर क्वेश्चनिंग्स होते हैं, सोशलाइजेशन होती है, ईगरनेस डिस्प्ले की जाती है कि ये हमारी टीम की एक ज़रूरत है, हमें इस टाइप का काम करना है, फोकसिंग ऑन द ग्रुप आइडेंटिटी एंड पर्पस, तो ये हमारा ग्रुप है, इसके ये पर्पस हैं, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये ड्यूटीज हैं, ये सारा हमने करना है। स्टिकिंग टू द सेफ पॉइंट्स, ये सेफ्टी पॉइंट्स हैं, इनका हमने ध्यान रखना है। और इन सबको करने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, सबसे पहले स्ट्रेटजी है टेकिंग द लीड, तो वो एक पर्सन लीड लेके सामने आएगा, वो सारा ये चीजें पुट अप करेगा टीम के सामने या टीम मेंबर्स के सामने। प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, तो वो सभी तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस टीम के वर्किंग के लिए चाहिए, वो सारी सबके सामने पुट अप करेगा। क्विक रिस्पॉन्स टाइम्स, तो वो जनरेट करेगा कि हमें क्विक रिस्पॉन्स टाइम क्या चाहिए, फटाफट रिस्पॉन्सेज लेने टीम मेंबर्स के, ताकि पता लगे कि कौन किस टाइप के रोल के अंदर कंफर्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टीम को स्टॉर्म करने के लिए, यहाँ पे स्टॉर्मिंग स्टेप आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेजिस्टेंस चेक की जाती है कि कौन बंदा इन है, कौन आउट है, कौन टीम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तैयार है और कौन नहीं। नेक्स्ट, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे डेफिनेटली जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स, किस टाइप के बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं टीम स्ट्रक्चर में, कोई बोलेगा कि मेरे को ये रोल चाहिए, कोई बोलेगा वो चाहिए, कोई बोलेगा ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कंपटीशन भी होगा, हाई इमोशंस होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लोग कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये नहीं करना। स्टार्टिंग टू मूव टूवर्ड्स द ग्रुप नॉर्म्स, अब ग्रुप की नॉर्म्स होती हैं कि भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, ये हमारे टास्क हैं, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ये हमारे आउटकम्स हैं। और इस सब को करने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज होती हैं वो है नॉर्मलाइजिंग मैटर्स एंड एंकरेजिंग लीडरशिप, तो एंकरेज करना लीडरशिप सबके अंदर कि सब बंदे आओ टीम के सामने, अपने अपने टैलेंट्स दिखाओ, हमें बताओ क्या क्या क्वालिटीज़ है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट आ गया नॉर्मिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिकंसिलिएशन, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि कुछ मेंबर्स के साथ पास तो बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, किसी के पास कम है, तो रिकंसाइल करना है इनको, सारी टीम को रीफॉर्म करना है, जिसकी ज़्यादा बेटर क्वालिटी है उसको कहीं अच्छी जगह पे लगाएंगे, जिसकी कम क्वालिटी है उसको कहीं और लगाएंगे ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिले। रिलीफ लोअर्ड एंग्जाइटी, तो जैसे नॉर्मलाइजिंग होती है उसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को रोल दे दिया, उस रोल में बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस है, तो यहाँ पे जब नॉर्मलाइजिंग करते हैं उसको बोलते हैं कि तेरा जो रोल है उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 हिस्सों के अंदर ताकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आ जाए, तो वहाँ पे उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, उसकी एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाएंगे। मेंबर्स आर एंगेज्ड एंड सपोर्टिव, तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, टीम की एक दूसरे की हेल्प के साथ टीम को उसका रीडिज़ाइन किया जाता है। डेवलपिंग कोहेजन, एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन के साथ कैसे इंटेग्रेट करेगा, उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो सारा कुछ क्रिएट किया जाता है। तो स्ट्रेटजीज यहाँ पे क्या रहेंगी, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स, सबके एफर्ट्स आइडेंटिफाई करने, प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड फीडबैक, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अगर किसी को कुछ टैलेंट सीखना है, कोई स्किल सीखना है तो उसको बता दिया कि भाई यहाँ से आप सीख सकते हो, किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, किसी के अंदर लीडरशिप स्किल है, आप लीडरशिप करना चाहते हो, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो, अपना लीडरशिप स्किल को शोकेस करो। मॉनिटरिंग द एनर्जी ऑफ द ग्रुप, तो यहाँ से मॉनिटरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, नॉर्मलाइज तो कर ही दिया, तो अब आप देखते हैं नॉर्मलाइजिंग कैसे होगी, आप एनर्जी पहले चेक करोगे फिर ही कर पाओगे मॉनिटरिंग, है ना, ये फिर जो एनर्जी है वो उसको मॉनिटर करने के बाद ही नॉर्मलाइजिंग करोगे। नेक्स्ट स्टेप आ गया परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे टीम ने परफॉर्मेंस अपनी स्टार्ट कर देनी है, जो फेजेस है, तो जैसे आप देख सकते हैं जो स्टॉर्मिंग है यहाँ पे क्या होता है ना, परफॉर्मेंस काफी डाउन चली जाती है, तो यहाँ से जब नॉर्मिंग होती है तो परफॉर्मेंस बढ़ने लग जाती है, और इस पोजीशन पे आके परफॉर्मेंस जब होती है तो ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि कांस्टेंट जो परफॉर्मेंस निकल के आने लग जाती है टीम की। तो परफॉर्मिंग के अंदर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर किस तरह की डिपेंडेंस है कि भाई एक बंदे ने ये काम किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, तीनों ने मिलके एज अ टीम ये काम कर दिया। हेल्दी सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं रहते, बिकॉज सारा कुछ यहीं पे पीछे निकल गया, स्टॉर्मिंग फेज के अंदर सारे इश्यूज डिफेक्ट्स निकाल दिए हमने टीम के। एबिलिटी टू इफेक्टिवली प्रोड्यूस एज अ टीम, तो जैसे मैंने बोला था यहाँ पे टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो एक वर्ड में अगर आपने याद रखना है तो आप रखें कि टीम वर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
बैलेंस ऑफ टास्क एंड प्रोसेस ओरिएंटेशन, डेफिनेटली ये यहाँ पे हो गया। एंग्जाइटी कम करने के लिए हमने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो भी सब सेट कर लिए, सबका टास्क का हम डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस के टाइम पे वो जो बैलेंस है हो जाता है, वो इजीली सब प्रोसेसेस का बैलेंस हो जाता है। और स्ट्रेटेजीज कौन सी यूज होती है, सेलिब्रेटिंग, है ना, कुछ छोटी सी अचीवमेंट आ गई, ये अचीवमेंट आ गई, उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया कि भाई हमारी टीम ने बड़ा अच्छा कर दिया। गाइड फ्रॉम द साइड, मिनिमम इंटरवेंशन, एक बंदा अपने स्टाइल में काम कर रहा है, दूसरा बंदा अपने स्टाइल में काम कर रहा है, इंटरफेरेंस नहीं करनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सब बता दिया, रेगुलेशंस बता दिया, वो उनको पता है कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है, दूसरे बंदे ने इंटरफेयर नहीं करना, पर हाँ वो एडिशनल एक टिप साइड से बता सकता है। एंकरेजिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जो लीडरशिप स्किल्स वाले बंदे होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंकरेज करेंगे, हाँ भाई आप भी बताओ सोल्यूशन, आप भी बताओ सोल्यूशन। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू शेयर लर्निंग अक्रॉस टीम, कुछ नई चीज लर्न की सारे टीम मेंबर्स को बताओ ताकि टीम का जो ये लेवल मेंटेन किया ना परफॉर्मेंस का, ये चलता रहे, ये डाउन ना जाए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आ गया एडजर्निंग। तो एडजर्निंग के अंदर क्या है, शिफ्ट टू द प्रोसेस ओरिएंटेशन, जो प्रोसेस की ओरिएंटेशन है, एक प्रोसेस को कैसे करना है वो ओरिएंटेशन के टूवर्ड्स हम शिफ्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें अलाइन करते हैं, हर एक बंदे का रोल सेट हो जाता है कि भाई आपने ये काम करना है। सैडनेस, अब सैडनेस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ सैडनेस को टैकल करना है, इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ टीम एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स, हर बंदे का एफर्ट रिकॉग्नाइज करो ताकि ये जो टीम लेवल मेंटेन की है ये चलता रहे। स्ट्रेटेजीज कौन सी है, रिकॉग्नाइजिंग चेंज, किसी ने कोई नई चेंज लेके आया उसको रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिटिव टीम इवेल्युएशंस, तो जो भी अपने टीम की इवेल्युएशंस है उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको इवेल्युएशंस चेक करनी है और सबके सामने लेके आनी है। सो यहाँ पे क्या बात आ रही है, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिटिव टीम इवेल्युएशन, सबको एक टीम को, इनफैक्ट टीम को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो क्या करें, अपनी टीम की इवेल्युएशन सबके सामने लेके आए कि है ना, टीम में जो पर्सन है, एक उसने क्या परफॉर्म किया, दो ने क्या परफॉर्म किया, तीन ने क्या परफॉर्म किया, ताकि सबको वो पता लगे कि सबका कंट्रीब्यूशन क्या है। लास्ट में है प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए सबको, किसी ने काम किया, दूसरे ने हेल्प किया, तो जिसने हेल्प किया वो बताएगा कि हाँ जी ये मैंने काम किया था इसकी हेल्प के साथ। तो दिस इज़ द वे जो टीम की परफॉर्मेंस है ये टीम डेवलपमेंट के फेजेस के अंदर मेजर हो जाती है, एंड ये परफॉर्मेंस लेवल बताते रहते हैं कि आपकी टीम किस लेवल पे चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ब्रूस टकमैन ने दिया था ईयर 1977 के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मिलता है हाउ टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम्स। अब आपको ये तो पता लग गया कि वो जो टीम क्रिएट होगी उसके 5 फेजेस हो जाएंगे, उसमें क्या क्या करना है। अब इस हाई परफॉर्मेंस टीम को बनाना कैसे है, उसको बनाने के यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता दिए गए हैं। तो ये ऑल टुगेदर 7 स्टेप्स हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट स्टेप है सेट डायरेक्शन। सबसे पहले तो आप एक डायरेक्शन देंगे, एक विजन देंगे कि हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो ये काम करेगा, है ना, कि अपनी कंपनी की जो टर्नओवर है उसको 3% बढ़ा देगा, उसको 80% तक उसके एरर्स रिड्यूस कर देगा, ऐसे कुछ ना कुछ एक शॉर्ट टर्म गोल लेके आप उसको विजन देंगे, एक मिशन देंगे, एक शेयर्ड पर्पस देंगे, है ना। तो शेयर्ड पर्पस क्यों है यहाँ पे, पर्पस अगर होता अकेला तो वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का होता, साथ में आपने शेयर्ड ला दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये कस्टमर्स के साथ भी अटैच होता है, तो उस कस्टमर्स को जो बेनिफिट देना है इस टीम ने उसको बनाना है। एंड यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचने लग जाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजीज चाहिए आपको। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप गैदर एंड डिप्लॉय करेंगे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने आइडिया ले आए हो, एक डायरेक्शन दे दी, विजन मिशन क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। तो रिसोर्सेज कैसे हो गए, जैसे कि एक तो रिसोर्स नीड्स, क्या क्या ज़रूरतें हैं। सेकेंडली बिजनेस केस, तो बिजनेस केस के अंदर क्या चीज़ आ रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस केसेस हम लेके चलेंगे। मान लो आपने यहाँ पे 30 बिजनेस केसेस रख लिए, तो उनका बेनिफिट क्या होगा, आप उनको यूटिलाइज करोगे, उन बिजनेस केसेस के अंदर क्या हुआ था, हाई परफॉर्मेंस कैसे निकल के आई थी, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। थर्ड स्टेप है जो यहाँ पे क्या है, असेंबल द टीम।
अब टीम आपको पता लग गई है, रिसोर्सेज भी मिल गए हैं, डायरेक्शन भी मिल गया, अब टीम को असेंबल करते रहना है ना। असेंबलिंग के अंदर क्या है, एक तो स्किल नीड्स हो गए आपके पास, स्किल्स कौन से हैं, है ना, उनकी जो नीड्स के अकॉर्डिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के स्किल्स यहाँ पे आपने एक साथ इकट्ठे कर लेने। सेकेंडली, असेंबल करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, पीपल, लोग तो होंगे, एंड फिर उन दोनों के बीच में पीपल और उनके स्किल्स की जो केमिस्ट्री है या ट्रस्ट है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना कि हाँ भैया आप ये काम कर सकते हो, तो वो चीज़ को यहाँ पे लेके आओगे। तो लोगों को आप ये मान के चलो कि जो ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन हो गया या फिर आपका एम्प्लॉय हो गया, उसको स्किल के साथ यहाँ पे अटैच कर देना है। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको क्या चीज़ नजर आती है, एलोकेट एंड प्रायोरिटाइज वर्क। टीम बन गई है, रिसोर्सेज आ गए हैं, अब आपने काम के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहले आपने काम कुछ उठाना है, एलोकेट करना है, सबको काम देना है, और ध्यान रखना कि वो सारा काम है जो, वो वर्कलोड है जो, वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं डालना ताकि टीम ओवरलोड ना हो जाए, सबको बराबर काम देना है। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी टीम जो यहाँ पे आपने स्टेप्स बनाए 1 से लेके 3 तक, ये सब खराब हो जाएंगे अगर आपके काम के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। वर्कलोड कम ज्यादा हो सकता है, एट टाइम्स क्या होता है, यहाँ पे क्लियर आपने बैलेंस्ड वर्कलोड बता दिया, पर कुछ सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि वर्कलोड कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है। पर अगर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गलत हैं तो यहाँ पे ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं छोटा सा स्टार लगा देता हूँ। गोल्स, डेफिनेटली गोल्स भी आप बनाओगे, प्रायोरिटाइज एफर्ट करोगे कि भाई एफर्ट प्रायोरिटाइज होना चाहिए। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप। इसके बाद आ गया 5, सारी चीजें सेट हो गई हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करो। मेक डिसीजंस, कोई चीज आई, कोई केस है, कोई उसके प्लस माइनस पॉइंट्स आपने देखे और उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन बनाने। मेजर रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट्स हैं जो नए रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मेजर करना एंड चेक करना कि क्या परफॉर्मेंस है। रैपिड रिस्पॉन्स, ये ऑलमोस्ट क्विक डिसीजन मेकिंग ही होता है कि कोई चीज़ आई, पुट अप आपके सामने आई, आपने उसके अकॉर्डिंग इमीडिएटली फटाफट से रिजल्ट दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। ओपन कम्युनिकेशन, भाई कोई चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर टीम वर्क, यहाँ तक जो टीम वर्क है, जो टीम वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ओपन कम्युनिकेशन के ऊपर ही चलेगा। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन के अंदर कोई बैरियर हुआ तो कोई इंस्ट्रक्शन कम रह गई, आगे के आगे कुछ और ही बन जाएगा। सो दैट इज रॉन्ग, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, सारा कुछ खराब हो रहा है। सो कम्युनिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया नंबर 6, जो टीम है उसको आपने मोटिवेट करते रहना है, तभी तो उनकी परफॉर्मेंस है। वो जो कर्व नहीं था वो ऐसे नीचे आ गया था पिछले पेज पे, वो ये वाला कर्व है, यहाँ पे पहुंच गए हो आप, इसको एकदम से स्ट्रेट रखना है, परफॉर्मेंस हाई रखनी है। यहाँ पे परफॉर्मेंस का एरो था, तो परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल हाई रखना है। और इसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा। कुछ बंदे हैं जो सीनियर हैं, जिनको साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ छोटी छोटी रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, अथॉरिटीज दे दो उनको, डिसीजन मेकिंग पावर दे दो, ताकि वो फील करे कि भाई हमारा भी कुछ है, कंपनी के अंदर स्टेक है। बूस्ट मोराल, है ना, फीडबैक, तो उनको फीडबैक दो, भाई आपने यहाँ से कुछ जो किया उसमें अब थोड़ा सा ये ऐड कर दो, आपका और अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। बूस्ट मोरल, आप उनको मोरली थोड़ा सा पंप अप करते रहो। एंड फाइनली लास्ट के अंदर क्या है, डेवलप द टीम। सो डेवलप द टीम मतलब क्या है, यहाँ पे टीम तो ऑलरेडी बन चुकी है, उस टीम को आपने नर्चर करना, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे आप, अपस्किल। जो स्किल्स आपने यहाँ पे ढूंढे थे, है ना, इस पार्ट के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर, ये जो स्किल्स है ये तो नीड बेस्ड थे ना, कि उसको चलाने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए। अब उन्हीं स्किल्स को अपस्किल करना, और बढ़ा दो, और नए स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी को इसके अंदर ऐड कर दो। बिल्ड कैपेबिलिटीज, उनके लोगों के अंदर, टीम के अंदर कैपेबिलिटीज ऐड कर दो। स्ट्रेच असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट्स उनको बड़ा कर दो, धीरे धीरे काम और देना शुरू कर दो, उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ वो और अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट, इसके बाद अगली पीपीटी के अंदर हम देखते हैं। तो अगली पीपीटी के अंदर आपको यहाँ पे नजर आते हैं वेलबिन टीम रूल्स। तो टीम के अंदर जो भी लोग हैं उनके अलग अलग कुछ रोल्स होते हैं। तो कुछ आज तक तो हमें कुछ पता थे, कुछ अभी हम और देखते हैं। यहाँ पे टोटल 9 टीम रोल्स दिए होंगे।
तो जैसे सबसे पहले आ गया रिसोर्स इन्वेस्टर। रिसोर्स इन्वेस्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या काम क्या है इनका, काम क्या, आइडियाज फाइंड करना और टीम के पास लेके आना, कुछ रिसोर्सेज के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो स्ट्रेंथ्स, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस बंदे की जिसको रिसोर्स इन्वेस्टर का आपने काम देना है। तो आउटगोइंग होना चाहिए बंदा, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होना चाहिए, एक्सप्लोरर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को लेना, कॉन्टेक्ट्स डेवलप करना है, उसको अच्छे लगते हो, है ना। अलाउएबल वीकनेस, मतलब ये कमी है अगर उसके अंदर है तो ये चल जाएगा उसके रोल के अंदर। क्या कमी है, माइट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थिंकर है कि भाई हाँ मैं जाऊंगा वहां से उसके साथ नेटवर्किंग करूंगा और वो मुझे बिजनेस देगा या मेरे को कुछ नई चीज बताएगा, चल जाएगा ये चीज, इट्स ओके। कैन लूज इंटरेस्ट वंस द इनिशियल एंथुसियाज्म हैज पास्ड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में लोग रोल ले लेते हैं, पर अगर स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी, मोटिवेशन थी, वो एंथुसियाज्म था, अगर वो कम हो जाए तो फिर वो अपना सारा काम आगे, परफॉर्मेंस उनकी बेकार होने लग जाती है। तो ये अलाउएबल वीकनेसेस है, ये चल जाएंगी, इनको इंप्रूव भी किया जाता है। डोंट बी सरप्राइज टू फाइंड दैट दे माइट फॉरगेट टू फॉलो अप ऑन लीड, तो लीड के ऊपर वो फॉलो अप लेना भूल सकते हैं। ये मतलब इश्यूज हैं जो इस रोल के अंदर जनरली देखे जाते हैं। तो हम और रोल्स देखते हैं। टीम वर्कर, तो ये तो नॉर्मल रोल है, टीम के अंदर जो भी टीम मेंबर है वो टीम वर्कर है, हेल्प करता है टीम को जेल करने के लिए, एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए, कोहेजन करने के लिए, कपलिंग करने के लिए। अब ये इसके स्ट्रेंथ क्या होंगे, ये कोऑपरेटिव होगा, परसेप्टिव होगा, डिप्लोमेटिक होगा, लिसन एंड अवर्ट्स फ्रिक्शन, ध्यान से बात सुनेगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह की फ्रिक्शन है तो उसको कम करने के अंदर भी हेल्प करेगा। अलाउएबल वीकनेस कैन बी इनडिसिसिव, करंट सिचुएशन टेंड्स टू अवॉइड्स कॉन्फ्रंटेशन, डोंट बी सरप्राइज्ड। तो ये जनरल चीजें है ना। हम मेन बात करेंगे तो जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया। अब कोऑर्डिनेटर थोड़ा सा अच्छा रोल आ जाता है टीम के अंदर, जो पर्सन थोड़ा लीडरशिप कैपेबिलिटीज रखता है या फिर थोड़े से मोटिवेशनल रोल के अंदर रहता है, तो वो कोऑर्डिनेटर बन सकता है। थोड़ा सा मैच्योर हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, तो जिसको गोल्स पता है, लिमिटेशन सेट करनी आती है, तो उनको आप लेके जा सकते हो कोऑर्डिनेटर रोल के अंदर। फिर उसके बाद आ गया प्लांट रोल। तो प्लांट क्या, टेंड्स टू बी हाईली क्रिएटिव एंड गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अनकन्वेंशनल वेज। वेरी इंपॉर्टेंट, अनकन्वेंशनल आ गया मतलब जो पुराने नहीं है, नए तरीके के साथ उसको सॉल्व कर सकता है किसी भी इशू को। क्रिएटिव हो गया, इमेजिनेटिव हो गया, फ्री थिंकर हो गया, आइडियाज को हैंडल कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया, ये क्वालिटीज आ गई। मॉनिटर इवेल्युएटर, तो मॉनिटर इवेल्युएटर नेम ही उसका बता रहा है कि उसके अंदर क्या होगा, लॉजिकल आई होगा, तो वो अपनी आंखों से देख सकता है कि क्या चीज बेनिफिशियल है, क्या चीज नहीं बेनिफिशियल। एंड वेयर्स अप टू टीम अच्छा चलो ये छोड़ो। स्ट्रेंथ्स, सॉबर होगा, स्ट्रेटेजिक होगा, थिंकर होगा, अटेंशन टू डिटेल होगी, ये सारी कैपेबिलिटीज उसके अंदर आ जाती है। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट हो गया एक तरह का, उसको इसके अंदर स्किल है, बहुत अच्छे से उसको वो स्किल आता है, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दे सकता है और उसके ऊपर इतनी अच्छी तरीके से काम कर सकता है कि कोई और बंदा नहीं कर गया, है ना। टीम के अंदर वन ऑफ द बेस्ट होता है जो बंदा। तो इन डेप्थ नॉलेज होगी उसको अपने की एरिया की। सिंगल माइंडेड, वो बोलेगा भाई मेरे को तो ये टैलेंट आता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेगोशिएशन है ना, नेगोशिएटर है कोई बंदा, नेगोशिएशन उसको बहुत अच्छी आती है, तो वो बोलेगा भाई सिंगल माइंडेडली आई कैन नेगोशिएट विद एनी टाइप ऑफ पर्सन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, तो मैं कर सकता हूँ, है ना। सेल्फ स्टार्टिंग होगा, डेडिकेटेड होगा। एंड उसके बाद हमारे पास नया रोल आ जाता है शार्पर। शार्पर क्या होता है, प्रोवाइड्स अ नेसेसरी ड्राइव टू इंश्योर दैट द टीम कीप्स मूविंग एंड डज नॉट लूज द मोमेंटम। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो टीम को हर टाइम याद दिलाता रहता है कि हमने ये काम करना है, ये हमारा गोल है, हमने यहाँ तक पहुंचना। कुछ मोटिवेटर भी रोल होता है इसका, और टीम को डायरेक्शन भी टाइम टू टाइम देनी है ताकि वो आउट ऑफ द लाइन ना हो जाए। तो चैलेंजिंग होता है, डायनामिक होता है, थ्राइव्स प्रेशर। इम्प्लीमेंटर, सो इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्या है, वो बंदा बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना, रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, आइडियाज को एक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है ये चीज उसको आनी चाहिए। लास्ट हो गया कॉम्प्लीटर फिनिशर। कॉम्प्लीटर फिनिशर नाम ही पता लग रहा है कि जब कोई चीज कंप्लीट होनी है या उसकी फाइनल फिनिशिंग, फाइनल टच करना है, वो उसका काम होगा। मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड एज एंड ऑफ द टास्क टू पॉलिश एंड स्क्रूटनाइज द वर्क ऑफ एरर्स। कोई बिल्कुल प्रोजेक्ट रेडी है, उसको फाइनल रिव्यू देना, चेक करना उसके अंदर कोई छोटा मोटा एरर तो नहीं रह गया, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो जिसको हम मूव कर सकते हैं, है ना, जो कि
परफेक्शन की ओर लेके जाना किसी एक प्रोजेक्ट को। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास टीम रोल्स हैं जो बेल्बिन ने दिए थे हमें, तो ये ही ऑलमोस्ट चलते हैं। जब आप एक अच्छी टीम बनाते हो तो उनके अंदर यही सारे रोल्स हैं बार बार जो यूटिलाइज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल एंड डिस्पर्स्ड टीम। वर्चुअल टीम तो आपको समझ आई है कि ऑनलाइन प्रेजेंट है कि है ना, फॉर एग्जांपल कोई एक सिटी के अंदर है, दूसरी सिटी के अंदर है, 3 सिटीज के अंदर टीम्स डिवाइडेड हैं, वो वर्चुअली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने। एंड सिमिलर इज द डिस्पर्स्ड टीम। डिस्पर्स्ड टीम का मतलब आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी बड़ी है, उसके अंदर 10-50 डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कुछ लोग काम कर रहे हैं एज अ टीम, एज अ टुगेदर वर्कफोर्स किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये इस तरह की जो टीम्स है, मतलब कि जो एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, वो टीम्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या उनके सॉल्यूशन होते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज की बात करेंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं हो पाती। एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो उनको बेसिक जो उसकी नॉलेज है, किसी की परसेप्शन अलग है, किसी की कुछ है, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर कमी हो जाती है। एक बंदे ने एक काम करना है, दूसरे ने उसके बाद वाला काम करना है, तो उनको पता ही नहीं लगता कि मैंने कहाँ तक काम करना और मेरे बाद वो दूसरे ने स्टार्ट करना, वो किधर से स्टार्ट करेगा। कॉमन टीम कल्चर कम हो जाता है। अब पता ही नहीं, 10 बंदे हैं टीम के अंदर, एक यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, उनको पता ही नहीं हमारी टीम क्या है, वो खुद ही इमेजिनरी टीम के अंदर है एंड दे डोंट गेट द वाइब। वो टीम वाली वाइब नहीं मिलती कि हम कोलैबोरेट होकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, और दूसरा उधर से पता नहीं कौन कर रही आ रहा है, तीसरा कर रही आ रहा है, बस काम हो रहा है, दैट्स इट। तो ये हैं सारी चीज़ें जो मेन चैलेंजेस के अंदर कवर हो जाती हैं, एंड इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो टीम तो हमारी वर्चुअल है, डिस्पर्स्ड है, उनके अंदर सॉल्यूशंस भी वैसे ही होंगे। सबसे पहले क्या हो गया, सिंक्रोनाइजेशन। उनको सिंक्रोनाइज करना है, एक दूसरे के साथ अटैच करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करने हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन के साथ ही होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, टाइम फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम ले लिया हमने, जैसे कि T1 T2, तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, टाइम ले लिया, T1 टाइम के बाद नेक्स्ट T2 वाला शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद T3 वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एसिंक्रोनस के अंदर क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन है जो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे TA लिख लेता हूँ, TA, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं टाइम डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली, T1 T2 T3 रेगुलर टाइम इंटरवल पे हो रहा है, TA से ये थोड़ा टाइम ज़्यादा है, B और C के अंदर टाइम कम है। तो ऐसे जो इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, ताकि अगर इस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया जाए तो ये टाइम जो स्लॉट है, अगर टाइम कम ज़्यादा है, ये इश्यूज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के रूल्स हो जाते हैं, ईमेल है, उसके अंदर अगर अटैचमेंट है तो ईमेल के अंदर ज़रूर लिखना है अपने, प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने मेंशन करना ही करना है। ऐसे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, है ना। अटैचमेंट अगर एंटर करनी है तो उसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर डेट होनी चाहिए, फिर डिपार्टमेंट कोड होना चाहिए, फिर फाइल का नाम होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए आपके पास, इनफॉर्मल कनेक्शंस होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मल चैनल्स होते हैं ना, जो कुछ टीम मेंबर्स को कम्युनिकेट करना उसके थ्रू बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हमारा पास कुछ इंफॉर्मेशन चैनल होना तो उसके लिए हम थोड़ा उसके अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसमें वो अच्छे से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, इन इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इमोशंस हैं डेफिनेटली, जो टीम मेंबर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, उसको रेजोल्यूट करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन है किसी ना किसी प्रॉब्लम का। रेगुलर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कम्युनिकेशन करके छोड़ दिया, कैप बहुत ज़्यादा आ गया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। रेगुलरली कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिंक्रोनस किक ऑफ्स होने चाहिए, सपोर्टिंग टूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए ना, डेफिनेटली कंपनी का अपना कम्युनिकेटर या मैसेंजर होना चाहिए जहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
टाइम जोन मैनेजमेंट, हाँ ये चीज़ थोड़ी आ गई। अगर जो वर्चुअल टीम है तो उसके लोकेशन, ये जैसे हमने A B C बताया था, तो ये अलग अलग कंट्रीज भी हो सकते हैं। अगर अलग अलग कंट्रीज हैं तो उनके अंदर टाइम जोन्स भी अलग होंगे। एंड जो कम्युनिकेशन है वो टाइम जोन्स को बिल्कुल ध्यान में रख के होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इस कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेट किया, वो उस समय कर रहे हैं कि उस समय वो लोग सो रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी द परफेक्ट टाइम। यहाँ से कम्युनिकेट करना है, वहाँ पे करना है, दोनों का वर्किंग टाइम स्केड्यूल सेम होना चाहिए, या फिर फिजिबल टाइम होना चाहिए कि डे टाइम में, या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस टाइम पे दोनों टीम्स अवेलेबल हैं ताकि वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन। तो इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ जाते हैं। एंकरेज राइट बिहेवियर। टीम के अंदर कुछ लोगों का बिहेवियर करेक्ट है, उसको हमेशा एंकरेज किया जाना चाहिए। जिसका गलत है उसको डिस्करेज करना चाहिए। लेवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हमेशा और हमेशा लेवरेज करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी कैसी भी है, कम एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, पर अगर है तो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करो ताकि आपकी जो टीम है उसकी कोलैबोरेशन इफेक्टिव हो जाए। जैसे कम्युनिकेटर टूल्स हो गए, ईमेल्स हो गए या फनल्स हो गए, ये चीज़ें यूटिलाइज करके होना चाहिए। रीऑर्गेनाइज फिजिकल स्पेस। आपके ऑर्गेनाइजेशन है या टीम है, उसके डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई फिजिकल स्पेस आपके पास है तो उसको आपने रीऑर्गेनाइज करना है ना। अब फॉर एग्जांपल एक ऑफिस का लेआउट है, मान लीजिए ये ऑफिस है, यहाँ पे टीम मेंबर्स बैठे हैं, है ना। तो इसका लेआउट ऐसा हो गया कुछ कि यहाँ पे कुछ पर्सन यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और कुछ पर्सन यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे दीवार है सेंटर में, तो डेफिनेटली ये लेआउट अच्छा नहीं है। इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे दीवार है, आपने लेआउट चेंज कर दिया, यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग, कम्युनिकेट करना ईजी हो गया। एक बंदा यहाँ पे भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। कोई ये चारों में कम्युनिकेशन ईजी है। इसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज है। तो ये हो गया फिजिकल स्पेस को रीऑर्गेनाइज करना। रिवॉर्ड इफेक्टिव कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन तो है, एक दूसरे के साथ मिलके काम तो कर रहे हैं, पर उसको जो इफेक्टिव बनाना, उसके अंदर रिवॉर्ड्स होने चाहिए, एप्रिसिएशंस होने चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए। और इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल फंडामेंटल, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, आप इजीली समझ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक एक्टिविटी आ गई, द चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको एक क्लास के अंदर एक PDF फाइल दी जाएगी। सो PDF फाइल के अंदर चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर की काफ़ी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स सब बताए जाएंगे। एंड उसके बाद आपको क्लास के अंदर क्या करेंगे, टीचर दे देंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4 ग्रुप बना दिए, सबको क्वेश्चन दे दिया, 15 मिनट का टाइम दे दिया, एज यूजुअल BPP यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड 15 मिनट दे दिए सबको। एक्टिविटी के अंदर ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है एंड उस टेक्स्ट या फिर वीडियो के बेसिस पे ये आंसर देने हैं। जैसे कि व्हाट इज द CEO एंड व्हाट डज ही और शी डू, Which benefit can the CEO bring to the company facing the digital disruption? डिजिटल डिसरप्शन आ गई कंपनी में, अब CEO का क्या काम है ना। एंड कोलैबोरेशन ऑफिसर है भाई, कुछ भी कर सकता है। Having CEO is the only way for a successful and effective collaboration. Justify your answer. इसमें आपने बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। Which tools can be used to steer collaboration in an organization? ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल इट विल हेल्प चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर। तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। इस एक्टिविटी का अगर आपने तभी आंसर दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो टीचर बोलेगा इसको फॉर्म के अंदर पोस्ट कर देना बाद में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल ओरिएंटेड लीडर्स। तो लीडर्स हमने देखे, पीपल यहाँ पे इसका मतलब है कस्टमर कह लो, ठीक है जी। तो कस्टमर ओरिएंटेड लीडर्स हमें चाहिए, बिकॉज एवरी बिजनेस इज फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ कैन लीडर्स बिकम पीपल ओरिएंटेड। लीडर्स तो हमारे पास हैं, लीडर स्किल्स हैं उनके अंदर, तो वो पीपल ओरिएंटेड कैसे हो जाएंगे। तो पीपल ओरिएंटेड बनने के लिए उनके पास 3 मेन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे साथ वालों का, टीम मेंबर्स का इमोशन कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन। और थर्ड हमारे पास आ गया नेटवर्क्स की कमी नहीं होनी चाहिए भाई उसके पास। नेटवर्क्स होंगे, अच्छे होंगे, तो वो
जो लीडर है वो पीपल ओरिएंटेड कहलाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एम्पैथिक कम्युनिकेशन है, तो वो लीडर क्या कहलाएगा? पीपल ओरिएंटेड। इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो लीडर क्या कहलाएगा? अगेन पीपल ओरिएंटेड। तो अब इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सो यहाँ पे फिशर्स पर्सनल ट्रांजिशन कर्व है जो कि 2012 के अंदर आया था। तो ये कर्व हमें ये बताता है कि हमें अगर सही पाथ पे चलना है तो उस पाथ के ऊपर चलते हुए ना बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो जैसे हमारे स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं ना कि अगर आप सही पाथ पे चल रहे हो ना तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी पाथ पे जा रहे हो और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आप बिल्कुल सही पाथ पे है। ये उनका कोट आप चाहे चेक करना। तो चलिए हम बैक आते हैं अपनी क्लास के ऊपर। अब फिशर ने क्या बताया? फिशर्स ने पर्सनल ट्रांजिशन कर्व बताया कि यहाँ से बंदे ने काम शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर की एंग्जाइटी आ जाएगी कि भाई कैन आई कोप, क्या मैं कर सकता हूँ, यस और नो, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं है इसको मैं हैंडल करूँगा, कर पाऊंगा। हैप्पीनेस, थोड़ा सा जब अचीव कर लिया एट लास्ट उसको हो जाता है कि समथिंग इज गोइंग टू चेंज। फिर उसके बाद जब डिप्रेशन आता है तो यहाँ पे फियर, डर लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है ना, उसे बोलना दिस इज बिगर देन आई थॉट, मैंने जो सोचा था ये तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर और जैसे जैसे ये कर्व नीचे जाता जाएगा ना उसकी एंगर है जो बढ़ती जाएगी, एंगर बढ़ती रहेगी। यहाँ पे एंगर स्टार्टिंग में दूसरों पर आएगी कि भाई उसने गलत कर दिया, इसने कर दिया, और जैसे ही ये कर्व और जा रहा है और डिप्रेशन में जाएगा वो यहाँ पे सेल्फ, वो खुद ही सोचेगा कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया, मेरी ही प्रॉब्लम है। फियर के बाद उसको थ्रेट, धमकी लगेगी। फिर उसके बाद गिल्ट, गिल्ट वाला काम आ गया ना, ये जो उसने बोल दिया सेल्फ, इसमें गिल्ट आ जाएगी कि मैंने ही गलत कर दिया। अब यहां से मेन 3 पाथ अलग अलग हो जाते हैं। फर्स्ट पाथ, एक तो वो बिल्कुल ही टोटली डीरेल हो गया, हु एम आई, मैं कौन हूं, आई एम ऑफ, दिस इज फॉर मी, डिल्यूजनमेंट होगी कि भाई मेरे बस की ये बात नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता। यहाँ पे एक तो होती हिम्मत छोड़ दी बिल्कुल। या फिर डिप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे हॉस्टाइल हो जाएगा, आई विल मेक दिस वर्क इफ इट किल्स मी, बिल्कुल ही बागी हो गया, हॉस्टाइल हो गया। और एक रास्ता बिल्कुल सही निकल के आएगा इसमें से, तो जिसमें वो ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस करेगा, बोलेगा आई कैन सी माई सेल्फ इन द फ्यूचर, मेरे को नजर आ रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने देख लिया इसका डाउनफॉल, अब मुझे पता लग गया कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं। और जैसे जैसे इस कर्व के ऊपर वो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे वो बोल देगा दिस कैन वर्क एंड बी गुड, तो ये मूविंग फॉरवर्ड हो गया। तो यही बोलते हैं नॉर्मल जो कर्व होता है पर्सनल ट्रांजिशन का, खुद को जब वो स्टार्ट करता बंदा पहले कंफ्यूज्ड होता है, थोड़ी सी अचीवमेंट होती है बहुत खुश हो जाता है, अगर डाउनफॉल आने लग जाता है तो पहले फियर, थ्रेट, फिर गिल्ट, और उसके बाद आ जाता है डिप्रेशन। एंड फाइनली डिप्रेशन के बाद अगर यहाँ तो वो यहाँ से बिल्कुल हिम्मत छोड़ देगा, बोल देगा तो डिल्यूजनमेंट में मेरा काम ही नहीं था, यहाँ वो हॉस्टाइल हो जाएगा, या फिर वो इसको एक्सेप्ट करेगा, सीखेगा कि हाँ मैंने क्या गलतियाँ की थी और कैसे मैंने उनको इम्प्रूव करके अच्छे लेवल पे दोबारा आ सकता हूँ। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस EQ के साथ है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट, बट इसको EQ के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या चीज? तो यहाँ पे आप देखो डेफिनेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। देखो यहाँ पे एक ओन की बात है, खुद के इमोशंस को समझना है और मैनेज करना है, एज वेल एज रिकॉग्नाइज एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ दोज अराउंड यू, यानी कि अदर्स। ठीक है ना, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो गया? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज। अब किस किस को? एक तो सेल्फ इमोशंस और अदर्स इमोशन। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, आपको इजीली याद रखना है कि ये क्या है, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या आ गई? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज सेल्फ इमोशन एंड अदर्स इमोशन, अपने जज्बात और दूसरों के जज्बातों को समझना और उसको मैनेज करना, काबू में करना, कहाँ पे यूज करना कहाँ पे नहीं यूज करना, ये चीज आ गई आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बोल दिया कि यार बंदा, ये तो हमें पता लग गया, अब होता क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? जो बंदा सेल्फ अवेयर है हम बोल देंगे कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है।
जो बंदा रिलेशनशिप को मैनेज कर सकता है वो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट है। जो बंदा सोशली अवेयर है वो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट है। जो बंदा सेल्फ को मैनेज कर सकता है वो बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे के अंदर ये 4 कैपेबिलिटीज या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। सेल्फ अवेयर, अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ वीकनेस इमोशंस, अपनी काबिलियत को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझता है और उसको यूज कर सकता है टीम परफॉर्मेंस के लिए या खुद की परफॉर्मेंस के लिए। सोशल अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज अदर्स इमोशंस एंड इन द डायनामिक एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरों लोगों का इमोशन समझ सकता है और इस चीज से भी वो बेनिफिट ले सकता है। थर्डली, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इन्फ्लुएंस, कोच एंड मेंटर अदर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो खुद तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल मतलब एक्सपर्ट पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, वो दूसरों को भी हेल्प कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर रहा है। सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेज इमोशंस पर्टिकुलरली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, पॉजिटिव आउटलुक हो गया, सेटबैक होने की भी, धक्का लग गया जिंदगी में, लॉस हो गया, पर उसने खुद को मैनेज कर लिया कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम आई, मेरे को ये दोबारा से करना है एंड आई हैव टू डू इट पॉजिटिवली, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है यहाँ पे। तो जो ये सारी कैपेबिलिटीज जिस बंदे के अंदर आ गई वो बन गया इमोशनली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे इफेक्टिव एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एम्पैथी वर्ड को समझना पड़ेगा। एम्पैथी वर्ड क्या है? एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग्स, है ना। तो एम्पैथी क्या है? अदर पर्सन की क्या 3 चीजें समझनी है। एक्सपीरियंस कि उसने क्या अनुभव किया, पर्सपेक्टिव उसका दृष्टिकोण क्या था, देखने का, किसी चीज को समझने का क्या तरीका था, एंड फीलिंग्स उसकी क्या थी। तो ये 3 चीजों को अगर आप समझते हो तो आप क्या बोलोगे, ये अदर पर्सन के लिए, तो ये आप बोल दो कि एम्पैथी है, या एम्पैथिक बोल सकते हैं कि वो पर्सन एम्पैथिक कौन है, जो सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, जो अंडरस्टैंड करेगा अनदर पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए कर सकते हैं अनदर पर्सन के लिए। तो अनदर पर्सन को अंडरस्टैंड करना है, उसके एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव और फीलिंग को जो सब बंदा समझ सकता है, हम बोल सकते हैं कि वो बंदा हाईली एम्पैथिक है। अब हम देखते हैं इसका मॉडल है। इफेक्टिव एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन होने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटीज चाहिए? एक्टिव लिसनर चाहिए। एक्टिव लिसनर, ध्यान से आप सुनोगे, एक्टिवली दूसरे की बात समझ पाओगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है एंड फील क्या है। डू नॉट इंटरप्ट, कि भाई उसको इंटरप्शन नहीं चाहिए। अटेंशन टू अदर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक तो कि वर्बल जो मुंह से बोल रहा है, एक हो क्या ये इशारों से बोल रहा है, किसी को बुलाया, किसी को बोल रहा नहीं आना, तो वो वाली चीज को भी वो ध्यान से देखे। टोन एंड बॉडी लैंग्वेज क्या उसका कॉन्फिडेंस है ना, आप वो किसी को जाता है, कैसे को बुलाता है, एक तो ऐसे करके बुला दिया नहीं, एक बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हैंडशेक किया, दिस इज द वे हाउ। यूज पीपल नेम, किसी को बुलाने के लिए नेम यूज कर रहा है, हम बोलते हैं वो बंदा एम्पैथिक शो कर रहा है। आपको बोलेगा और यार क्या हाल है, हेलो अंकित हाउ आर यू, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यार बंदा मेरे को नाम से बुला रहा है। बी फुली प्रेजेंट, ये नहीं कि मेंटली एब्सेंट है, आधी चीजें यहाँ, आधी पता नहीं कहाँ गुम पड़ा हो, या वो कौन है, इधर कौन है, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। एंड स्माइल एट पीपल, कॉन्फिडेंस का ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस उसी के अंदर है जो स्माइल करता है। जेन्युइन रिकॉग्निशन एंड प्रेज, किसी के फालतू के अंदर रॉन्ग रिकॉग्निशन या प्रेज नहीं करता, कि भाई जिसने जेन्युइनली कुछ अच्छा काम किया उसी की प्रेज करेगा। पर्सनल इंटरेस्ट इन पीपल, पर्सनली भी इंटरेस्ट रखता है कि यार हाँ तू अच्छा बंदा है, तेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज है, आई लाइक दीज कैपेबिलिटीज, मेरे को ये अच्छा लगता है तुम्हारे अंदर, तुमने ये चीज़ें। कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरली अवेयर है, उसको पता है कि ये हमारा कल्चर है, उनका कल्चर है, किसी के क्या। इलस्ट्रेट थ्रू स्टोरीज के थ्रू चीज़ें बताता है, डायरेक्टली नहीं बताता, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी डायरेक्टली नहीं कि भाई तुमने गड़बड़ कर दी, इट साउंड्स वेरी रूड, तो वो चीज़ नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि हाँ भाई एक स्टोरी के अंदर एक बंदा था, उसने ये किया वो किया, ऐसे करके उससे गलती हो गई, सो एंड सो। रिलेंटलेस सिंपल एंड क्लियर कम्युनिकेशन, बिल्कुल साफ कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन, ताकि बिल्कुल समझ आ जाए और कोई भी इश्यूज ना रहे। अफर्म विद एक्शंस,
एक्शंस के साथ हम करता है। जैसे कोई भी बंदा कुछ समझा रहा है आपको, तो वो एक्शंस के साथ आपको बहुत चीज़ें, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ बहुत चीज़ें बता देता है, एंड जो वो करता है एक्चुअल में लाइफ में, उससे भी काफ़ी चीज़ें उनको वो क्लियर कर देता है। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ें भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बिल्डिंग नेटवर्क्स के लिए। हमने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि जो पीपल ओरिएंटेड लीडर्स हैं वो नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं, है ना, उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। तो किस टाइप का नेटवर्क बिल्ड करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि ऑपरेशनल नेटवर्क बना लिया भाई बंदे ने, डेली कॉन्टैक्ट्स, कोई रोज का काम करना, ये वो बंदा चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उनके साथ नेटवर्क क्रिएट कर लिया, ये उसका ऑपरेशनल नेटवर्क हो गया। इनफॉर्मल नेटवर्क एम्प्लॉयज़ के थ्रू, मान लो मैं टीम लीडर हूँ, मेरे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 10 एम्प्लॉयज़ के आगे कुछ लिंक्स हैं और नोन है, तो ये मेरा, उनके जो लिंक्स हैं वो मेरा इनफॉर्मल नेटवर्क बन गया। मैंने उनसे बात की कि भाई तुम्हें कौन जानता है, उसने बता दिया सो एंड सो मुझे जानता, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, तो वो मेरा बन गया इनफॉर्मल नेटवर्क। पर्सनल डेवलपमेंट, तो पर्सनल नेटवर्क, ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कि अब मान लो टीम लीडर, उसने देखा कि कोई और पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बहुत अच्छे लेवल्स पे काम हो रहे हैं, तो उसने उनके साथ पर्सनल लिंक निकाल लिया कि भाई मेरा ये मामा, चाचा, ताया, फूफा कोई है और उनसे काफ़ी कुछ सीखना है, तो है ही है। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क, है ना, तो जहाँ पे आपको उनको पता लगता है कि ट्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर क्या चीज़ आ रही है ना, तो ट्रेंड्स का पता लग गया। और स्ट्रेटेजीज, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो विजनरी, उनके साथ रह के वो ऐसा नेटवर्क बनाते हैं। और इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या, आइडेंटिफाई नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी नीड है, अब क्या ज़रूरत है, और अपॉर्चुनिटी क्या है, किसको वो ग्रैब कर लें तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। लिंक्स विद स्टेक होल्डर्स, लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंटरनल स्टेक होल्डर हैं या एक्सटर्नल है, दोनों के साथ लिंक्स जनरेट हो जाएगा। डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट्स, अब भाई टैलेंट तो बहुत ही मिल जाएगा ना। अब मान लो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क है तो उसको पता लग रहा है, इनसाइट आया है ना, ट्रेंड्स पता लग रहे हैं, तो ये क्या कहाँ से आएंगे, यहाँ सब इसको कहाँ से पता लगेगा, टैलेंट के साथ। लोगों के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वो सारा उसने देख लिया, उनके साथ लिंक बना लिया। अवॉइड ग्रुप थिंकिंग वाला काम खत्म हो जाएगा। ड्राइव इनोवेशन लेके आएगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मिक्स एक्सपीरियंस एंड फ्रेशनेस, तो यहाँ पे मिक्स एक्सपीरियंस भी लेके आएगा और फ्रेशनेस, नए आइडियाज होंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो एक समय पे लगता है कि यार हमारा तो यही थिंकिंग स्टाइल है, कुछ नया नहीं है, तो कुछ बाहर से अगर लेके आएंगे तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। फास्ट एग्जीक्यूशन, समझ आएगा भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तो अभी इतना ग्रो किया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे पहुंच गई, इतना भाई फटाफट और बढ़ाओ, उनके बराबर जाना ही है, एटलीस्ट उनके आगे तो जाना ही है। तो दिस इज द वे फास्ट एग्जीक्यूशन आ जाती है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, जैसे कि गूगल का प्रोजेक्ट ऑक्सीजन था, उसके बारे में क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सो गूगल है, उसका एक ऑक्सीजन प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट वो करता क्या है, मेक ग्रेट मैनेजर्स, अच्छे मैनेजर्स बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट उन्होंने, गूगल ने डिज़ाइन किया था। एंड इसके ऊपर बेस्ड रहेगी आपकी एक एक्टिविटी के अंदर अगेन वही कॉन्सेप्ट, 15 मिनट का समय दिया जाएगा एंड आपको दिए जाएंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि टीम या फिर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की हुई क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनका आंसर देना होगा। क्वेश्चन कैसे होंगे, व्हाट आर द ऑक्सीजन बिहेवियर्स ऑफ द गूगल्स बेस्ट मैनेजर, हाउ वर द ऑक्सीजन बिहेवियर्स आइडेंटिफाई, what did Google do after these successful behaviors were identified, which actions did it take। तो ये सभी क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं एंड अपने प्रोफेसर को सबमिट करने। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रिव्यू ऑफ द अप्लाई एक्टिविटी, ये एक्टिविटी थी जो अभी हमने की, उसको रिव्यू करेंगे, क्लास के अंदर अप्लाई करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ फिर एंड के अंदर टीचर रिकैप कर देगा, कुछ बच्चों से क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उनके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, यही कुछ जो पढ़ाया है इसके बारे में, एंड डिस्कशंस भी की जाएंगी। लास्टली डिस्कस कर देंगे की टेक अवेज, जो कि आउटकम्स थे वो टेक अवेज बन जाते हैं यहाँ पे आके। You should now be able to discuss the importance of having high performance teams to face digital disruption। डिजिटल डिस्ट्रप्शन को फेस करने के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम का क्या रोल है वो आप डिस्कस कर पाओगे इजीली। Assess how companies foster effective team collaboration, टीम कोलैबोरेशन कैसे हो जाती है इफेक्टिव बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में। Analyze the role and importance of having people oriented leaders
पीपल ओरिएंटेड लीडर्स का क्या रोल होता है और क्या बेनिफिट होता है, क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन में वो चाहिए। इवेल्युएट स्ट्रेटेजीज दैट कंक्लूड टू बी यूज्ड टू क्रिएट पीपल ओरिएंटेड लीडर्स। तो यहाँ पे आप बात करते हैं पीपल ओरिएंटेड लीडर्स को बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजीज है, और लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेप्स दिए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, एंड डेफिनेटली शेयर इट टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मन बनाया बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी मैनेजमेंट करना, ताकि उनको पता लग जाए कि ये जो वो पढ़ेंगे वहां पे जाके क्या उनके दिमाग में सही उतर रहा है, क्या उनको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प देम। एक तो उनके एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, सेकेंडली क्या होगा कि वहाँ पे अगर उनको कोई इशू है तो वो यहाँ पे मेरे लेक्चर्स में से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उनको बेनिफिट हो जाएगा कि कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो कैसे समझना है, सर ने सारा हिंदी में बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।